हेलो गाइस, आई एम सुप्रिया यादव एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। गाइस, आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेचर ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स मतलब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या उद्गम, ठीक है। तो हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ का निर्माण कहाँ से हुआ, विधि का निर्माण कहाँ से हुआ। हम सब जानते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी के लॉ हैं, बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे आए, इन सब के बारे में हम सोर्सेज ऑफ लॉ में जानते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि विधि शास्त्र में जगह जगह अलग अलग विधिवेताओं के मतभेद हैं, ऐसे ही सोर्सेज ऑफ लॉ के संबंध में भी इनका भी वर्गीकरण किया गया है। सारे विधिवेताओं के विचारधाराओं के सबके अलग अलग मतभेद हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा पर। विश्लेषणात्मक में सबसे पहले आंस्टीन को देखते हैं। तो आंस्टीन महोदय, जैसे हम सब जानते हैं कि उनका जो फोकस था वो संप्रभु पर था, यानी कि आंस्टीन महोदय के अनुसार कि विधि का निर्माण संप्रभु द्वारा किया जाता है। मतलब कोई एक सुपीरियर होता है जो लॉ बनाता है, विधि का निर्माण करता है, और सबको उसका आदर करना होता है, और नहीं करता है तो अनुशास्ति का प्रावधान है, जैसे कि हम जानते हैं। मतलब उनके अनुसार लॉ का निर्माण संप्रभु के द्वारा होता है, ठीक है। वहीं सोशलॉजिकल वाले होते हैं, समाजशास्त्रीय वाले होते हैं, समाजशास्त्री विचारधारा वाले होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विधि का निर्माण एक ही तरह से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक संप्रभु ने जो विधि बना दी वही विधि है। विधि का निर्माण को हमें वर्गीकृत करना पड़ेगा। इसके अलग अलग स्कोप हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है। वहीं अगर हम हिस्टोरिकल में जाते हैं, ऐतिहासिक स्कूल में जाते हैं, तो वो लोग क्या, उनके अनुसार सब कुछ भगवान का किया हुआ है। मतलब जो भी भगवान करता है, जो भी विधि है, वो सब हमारे भगवान की हुई है। भगवान जो बनाया है, मतलब धर्म से और नैतिकता से जोड़ देते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सामण ने सोशलॉजिकल स्कूल में सामण ने किस तरह से वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो हम सोशलॉजिकल स्कूल को देखते हैं। तो सामण महोदय ने भी विधि के स्रोतों का वर्गीकरण दो पार्ट्स में किया है, ठीक है। पहला औपचारिक, सेकंड है आपका तात्विक, ठीक है। उसमें तात्विक में भी उन्होंने दो पार्ट्स में वर्गीकरण किया हुआ है। पहला होता है विधिक एंड सेकंड होता है ऐतिहासिक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है औपचारिक स्रोत, ठीक है। तो औपचारिक स्रोत क्या होता है? औपचारिक मतलब विल ऑफ द स्टेट, जो राज्य की इच्छा होगी वही विधि होगी, ठीक है। तो मतलब विल ऑफ द स्टेट ही सब कुछ है, राज्य की इच्छा, जो राज्य की इच्छा होगी वही विधि होगी, वहीं से विधि अपना बल प्राप्त करेगी। और इसका प्रकटीकरण कैसे किया जाएगा? डिसीजंस के द्वारा, न्यायिक निर्णयों के द्वारा, और जो भी विधायन होगा, जो भी संविधियाँ होंगी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो मतलब औपचारिक में क्या आ जाता है? विल ऑफ द स्टेट, ठीक है। वहीं अगर हम तात्विक में चले जाएं, मैटेरियलिक में चले जाएं, तो जैसे कि तात्विक मतलब तत्व, तो ये जिससे विधि का निर्माण नहीं होता है, बल्कि तात्विक में क्या होता है कि ये सामग्री प्राप्त करती है जिससे विधि बनती है, ठीक है। वैसे जिससे विधि अपनी विधिमान्यता प्राप्त नहीं करती है, बल्कि सामग्री प्राप्त करती है, उसे हम तात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसमें हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं रूढ़ि और प्रथा। रूढ़ि प्रथा से क्या होता है कि रूढ़ि प्रथा सामग्री है, ठीक है। अब तात्विक स्रोत को भी दो में डिवाइड करा गया है, दो में डिवाइड किया हुआ है, विधिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। तो विधिक स्रोत में क्या है? जिसे विधि स्वयं द्वारा स्रोत मानती है, ठीक है। जिन्हें विधि स्वयं स्रोत मानती है उसे हम विधिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। इनको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेजिस्लेटिव, कस्टम और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब विधिक स्रोत को थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? विधि स्वयं जिस स्रोत को मानती है उसे हम विधिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रथा या विधान, सही है। प्रथा को स्रोत माना जाता है, विधान को स्रोत माना जाता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मतलब इसमें और ऐतिहासिक में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। तो विधिक क्या होता है? विधिक जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है, एक्सप्रेस होती है, अभिव्यक्त स्रोत होती है, ठीक है। वहीं जो ऐतिहासिक स्रोत होता है वो अव्यक्त नहीं होता है, ठीक है। इसकी इसे अधिकार होता है, इसकी अधिकारिता होती है, ठीक है। वहीं ऐतिहासिक स्रोत की अधिकारिता नहीं होती है, ठीक है। तो विधिक स्रोत के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, न्यायिक विनिश्चय, जो डिसीजंस होते हैं उन्हें हम विधिक स्रोत मानते हैं, ठीक है। वहीं धर्म, नैतिकता, लेखकों के जो विचार होते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। इन्हें न्यायालय द्वारा ज्ञात भी नहीं किया जाता। वहीं विधिक विनिश्चय तो हम जानते हैं, न्यायिक विनिश्चय मतलब न्यायालय द्वारा दिया गया डिसीजन, ठीक है। अब हम विधिक स्रोत के जो तीन पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, कस्टम, प्रेसिडेंट, उसमें से हम कस्टम को देखते हैं। इससे पहले हम ग्रे महोदय की एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। ग्रे महोदय ने विधि एवं विधि के स्रोत में अंतर करा था, ठीक है। और उन्होंने अपना मेन वर्गीकरण करते हुए उन्होंने विधि को केंद्र बिंदु माना था, और उनके अनुसार विधि न्यायाधीश द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। मतलब न्यायाधीश ही होता है जो विधि का निर्माण करता है, ठीक है। उन्होंने एक वर्ड भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा।
ग्रे के अनुसार न्यायालय संविधि के मत शब्दों में प्राण फूंकने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो न्यायालय होता है, संविधि होती है, कोई भी लॉ होता है, उसमें शब्द लिखे होते हैं, तो उनमें अपने तथ्य, अपने विवेक के अनुसार न्यायालय उसमें प्राण फूंकने का कार्य करता है। ठीक है, तो हाँ, न्यायालय संविधि के मत शब्दों में प्राण फूंकने का कार्य करता है, ये ग्रे महोदय ने बोला था। ठीक है, ग्रे महोदय ने भी विधि के स्रोतों को 6 जगह डिफाइन करा था, 6 पार्ट्स में बांटा था। उनके अनुसार संविधि, न्यायिक पूर्ण निर्णय, विशेषज्ञों के विचार, प्रथा, नैतिकता और लोकनीति इत्यादि स्रोत थे। ठीक है, अब हम जो मेन स्रोत, जो आज आधुनिक समाजों में मेन स्रोत माने जाते हैं, उनको देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, कस्टम और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसमें हम कस्टम यानी कि रूढ़ी को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ओके, इसे हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद वाले यानी कि विधान और प्रेसिडेंट जो हैं, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो रूढ़ी प्रथा को देखते हैं। ठीक है, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कस्टम क्या है? कस्टम या रूढ़ी हम क्या बोलेंगे? सामान्यतः ऐसी रीति या रिवाज जो समाज में बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। कोई भी रीति रिवाज जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। मतलब हमने सुना है, मतलब हमारे बाबा, हमारी दादी वो काम करती थी, वो लोग बताते हैं कि हमने अपने दादी बाबा, हमारे मम्मी पापा ऐसे काम करते थे। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। ठीक है, उसे हम प्रथा कहते हैं। ठीक है, प्रथाएं क्या होती हैं? प्रथाएं नवीनता के विरोधी होती है। मतलब कुछ नया है तो प्रथा उसे एक्सेप्ट नहीं करती। एक जटिल होता है कि नहीं, ये काम हम बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, यही प्रचलन है, ऐसे ही करो। ठीक है, प्रथा ये होती है। ठीक है, जिसे कुछ मान्यताओं के साथ न्यायालय अनुमति देता है। प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं, जिसे न्यायालय मान्यताओं के साथ, कुछ शर्तों के साथ न्यायालय अनुमति देता है। ठीक है, अब हम प्रथा को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके आवश्यक तत्व कौन? चलिए, हमने जाना कि प्रथा क्या होती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रथा क्या है? किसी लंबे काल से कोई भी रीति या रिवाज चला आ रहा है, जिसका प्रचलन लोगों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। ठीक है, उसे हम प्रथा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम आवश्यक तत्व देख लेते हैं। मतलब किसी भी नियम में, किसी भी रीति में क्या तत्व होने चाहिए जिससे हम प्रथा मान सकें। ठीक है, तो इसके आवश्यक तत्वों को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मतलब 9 तत्व होने चाहिए। सबसे पहले आता है स्मरण, अतीत काल से प्रचलन हो, एंटिक्विटी, यानी कि जो प्रथा है वो इतने लंबे काल से होनी चाहिए, मतलब इतनी प्राचीन होनी चाहिए कि मनुष्य की स्मरण शक्ति के बाहर हो। ठीक है, मतलब मनुष्य को याद भी ना हो कि इसका निर्माण कब हुआ, ये कब बनी, कहाँ से आई, कैसे आई। ठीक है, सिंपल, जैसे हम देखते हैं कि रिवाज है, हम अपने माँ से पूछते हैं, माँ बताती हैं बाबा करते थे, दादी करती आ रही है, मतलब हमें याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, जो हमारे सामने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आई, कैसे आई। बस वो चली आ रही है निरंतर, हमारे बड़ों ने किया तो हम उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी पुरानी हो तो हम उसे प्रथा का रूप देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में माना है कि 1189 से पूर्व की जो प्रथा हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, यानी कि 1189 के बाद की जो प्रथा है उन्हें अच्छा प्रथा नहीं माना जाता। लेकिन इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है। इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है। प्रथा के इस स्मरण वाले पॉइंट को हम कुछ केस लॉस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, प्रीवी काउंसिल ने मुसम्मत सुबहानी वर्सेस नवाब के केस में कहा कि कोई प्रथा किसी जनपद में विधि का बल अपने लंबे काल से प्रचलन के नाते प्राप्त कर लेती है। ठीक है, जो बोला यह प्राचीन हो बट इतनी आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की स्मृति में ना पहुंच सके। ठीक है, लंबे काल से प्रचलित हो ये जरूरी है, लेकिन इतनी प्रचलित होना कि मनुष्य की स्मृति पहुंच ही ना पाए कि ये कहाँ से आई, ऐसे कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसी बात को बाबा नारायण वर्सेस सबूरा के केस में सर जॉर्ज रैनकिक ने कहा कि भारतवर्ष में एक प्रथा को अति प्राचीन होना आवश्यक नहीं है, इतने लंबे काल का प्रचलन हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसी बात को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोकुलचंद वर्सेस परवीन कुमार नायक के केस में समर्थन दिया। ठीक है, मतलब इन केसेस के अनुसार ये माना गया कि लंबे काल से चलना प्रचलन आवश्यक है किसी भी रिवाज का, लेकिन इतना लंबा होना कि वो हमारी स्मृति में ही ना हो, हमें पता ही ना हो इसका प्रचलन कहाँ से हुआ, आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट आवश्यकता देखते हैं, निरंतरता। निरंतरता मतलब
सतत रूप से बिना किसी व्यवधान के, मतलब किसी ने हस्तक्षेप ना किया हो, किसी ने व्यवधान ना डाला हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कोई भी रिवाज है वो निरंतर चल रहा हो, ठीक है, मतलब स्मरण शक्ति से पुराना हो, निरंतर चल रहा हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है शांतिपूर्ण उपभोग। शांतिपूर्ण उपभोग मतलब व्यक्ति समूह की इच्छा पर निर्भर हो, मतलब 4 लोग हैं, अगर हम मानते हैं कि किसी जगह ये पर्टिकुलर रिवाज है, ठीक है, तो वहाँ के जो 4 लोग हैं वो उसको माने, शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रयोग करें। मतलब 4 लोग से मेरा मतलब ये नहीं है कि 4 पे ही रिवाज है, लेकिन एक समूह या जिन पर है, जो लोग उसे रिवाज मान रहे हैं उनकी इच्छा पर निर्भर हो, मतलब उसे वो अपने दिल से चला रहे हो, ठीक है। बाध्यकारी बल, व्यक्ति बाध्यता से उसका पालन करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए। कोई भी लॉ अगर अनिश्चित है, कोई भी नियम अनिश्चित है, तो उसे विधि नहीं माना जा सकता, ठीक है। सर हैमर्टन वर्सेस हैनी के केस में इस चीज़ को डिफाइन किया गया, जैसे लैमार्ड ने कहा कि अनिश्चित विधि जैसी कोई विधि नहीं होती, ठीक है। पता निश्चित होनी चाहिए और ये साक्ष्य का रूप धारण करती है, साक्ष्य का नियम माना जाता है। निश्चित होगी तभी डिसाइड कर पाएंगे ना कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संगतता। प्रथा एक दूसरे में सुसंगत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी नियम है वो दूसरे नियम से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सुसंगत होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, मतलब अगर कोई सोचे, न्यायाधीश अगर सोचे कि ऐसा ऐसा रिवाज है, तो लोगों को जो अच्छी समझ वाला इंसान हो, जो विवेक वाला इंसान हो, जो वो उसे विवेक तर्क और परिस्थितियों के अनुसार युक्त माने कि हाँ ऐसा है तो ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसा ठीक है, उन सब के विपरीत नहीं होना चाहिए, जैसी परिस्थिति है उनके विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सती प्रथा वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, तो युक्त होना चाहिए। किंग्स ऑफ बेंच की डिवीज़न कोर्ट ने प्रोड्यूसर ब्रोकली ओलंपिया ऑयल वर्सेस कोक के बाद में युक्त वही है, युक्त को डिफाइन करा था, जो एक ईमानदार और शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति उचित और उपयुक्त स्वीकार करे, ठीक है। युक्तता की जांच कैसे की जाएगी ये उन्होंने बताया। तो कोई मतलब शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति है, ईमानदार आदमी है, तो वो उसे उपयुक्त और उचित मानता है, तो माना जाएगा कि वो प्रथा या रिवाज उपयुक्त है, युक्त है, ठीक है। वहीं प्रीवी काउंसिल ने राजा वर्मा वर्सेस रवि वर्मा के केस में युक्तता को डिफाइन करा, ठीक है। जस्टिस ब्रैट ने बोला प्रथा तब युक्त होती है जब सही गलत के मूल सिद्धांतों के अनुकूल हो, सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधियों से अनुरूपता, यानी कि जो भी विधायिका ने कोई रूल बनाया हुआ है तो प्रथा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका उल्लंघन करे, ठीक है, उसके विरोधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनैतिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सौजन्य होनी चाहिए, शिष्टाचारी होनी चाहिए, नैतिकता के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अनैतिक हो, मतलब ये प्रथा है कि हम 10 साल की लड़कियों को सड़क पर डांस कराएंगे, हम ये कराएंगे, ऐसे कराएंगे, सती प्रथा करेंगे, अनैतिक नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके उदाहरण भी हैं, इसके उदाहरण भी सती प्रथा थी, ठीक है, इसका विरोध करते करते कुछ लोगों को हटाया भी गया था, तो ब्रिटिश प्रशासन ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। उसके अलावा हमारे आईपीसी के सेक्शन 373 और 383 में 16 वर्ष की लड़कियों को मतलब नचाने का एक रिवाज था, उसे अनैतिक माना। वहीं अल्पवयस्कों की वैश्यावृत्ति का जो प्रावधान पहले चलता था उसे अनैतिक माना गया और उस नियम को लागू नहीं होने दिया गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम विधि व्यवस्थाओं में प्रथा का योगदान देखते हैं, ठीक है। सभी विधियों में इसका योगदान रहा है ऐसा माना जाता है, ठीक है। हेनरी मैन महोदय ने बोला है कि सभी विधियां प्रारंभ में प्रथाएं थी, ठीक है। इंग्लैंड में वे जो मर्चेंटाइल लॉ हैं, जो कि व्यापारिक लॉ होती हैं, उनको भी विधियों मतलब रूढ़ियों से और प्रथा से ही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जर्मन सिविल कोड जो जर्मन प्रथा थी उससे बना है। उसके अलावा हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो मुस्लिम विधि में सुन्नी संप्रदाय जो वो है तलाक और दाय का जो विधि चलाते हैं, जो रिवाज चलाते हैं, वो प्रथा के हिसाब से ही चलता है। हिंदू लॉ में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वो हैं जो प्रथा से चलते हैं। उसमें हमारा एक हम लोग देखते हैं कि सप्तपदी का प्रावधान है, लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह रिवाज है तो उस तरीके से वो शादी मान्य मानी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि सप्तपदी की जाए इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा ब्लैकस्टोन और पोलक ने माना है कि कॉमन लॉ का जो आविष्कार हुआ है वो भी रूढ़ियों पर या प्रथाओं पर आधारित है इत्यादि, ठीक है। यानी कि हम मान सकते हैं कि प्रथाओं का हमारे विधि व्यवस्थाओं में काफ़ी विशेष योगदान रहा है, ठीक है।
अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि प्रथा से संबंधित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सामंत महोदय को देखते हैं। सामंत महोदय ने कैसे डिफाइन किया है देखते हैं। सामंत महोदय के अनुसार प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है, ठीक है, जो राष्ट्रीय चेतना के न्यायिक सिद्धांत और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुकूल स्वीकृत कर लिए गए हैं, ठीक है। सामंत के अनुसार क्या है? सामंत के अनुसार प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है जो कि राष्ट्रीय चेतना यानी कि लोगों के अनुसार न्यायिक सिद्धांत तो सार्वजनिक उपयोगिता के अनुकूल यानी कि न्यायिक सिद्धांत के अनुसार हैं और सार्वजनिक उपयोगिता लोगों के हित में है के अनुकूल हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं, उसे हम प्रथा कहते हैं, ठीक है। प्रिवी काउंसिल ने हरदयाल वर्सेस शिवदयाल हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल के मामले में प्रथा को कुछ ऐसे डिफाइन करा है। प्रथा एक नियम है जिसने एक परिवार विशेष या विशिष्ट जिले में अपने लंबे चरण के कारण विधि का बल प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बोला है कि प्रथा क्या है? प्रथा एक नियम है जो कि परिवार या विशिष्ट जिले में अपने एक लंबे चरण से जो नियम चला आ रहा है उसके कारण उसने एक विधि का बल प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रिवी काउंसिल ने हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल के केस में डिफाइन करा गया, ठीक है। अब तक हम लोगों ने प्रथा क्या है ये जान लिया, ठीक है, प्रथा के आवश्यक तत्व जान लिए, प्रथा का विधि में योगदान जान लिया, कुछ डेफिनेशंस जान ली। अब हम देखते हैं कि ये प्रथा आई कहाँ से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ, ठीक है। सैवनी महोदय के अनुसार इसके बारे में भी लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं, वर्गीकरण अलग अलग बोला गया है, वो देखते हैं। सैवनी महोदय मानते हैं कि प्रथाओं की उत्पत्ति जो है वो समाज की अंतचेतना से होती है, समाज की अंतचेतना से, जैसा समाज चाहता है, जैसा समाज पालन करता चला आ रहा है, जैसे वो अंदर से सोचता है, उससे ही प्रथा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार नेट के और जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हॉलैंड महोदय। हॉलैंड महोदय कहते हैं कि सामान्य रूप से व्यवहार में लाया जाने वाला व्यवहार ही प्रथा के रूप में विकसित होता है। हम किसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो व्यवहार में चलता आ रहा है, हम लगातार किसी एक चीज़ का मतलब एक ही तरीके से अपनी लाइफ जीते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही, तो वो व्यवहार प्रथा बन जाता है। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रथा बन गई है कि ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कब एक प्रथा विधि बन जाती है, ठीक है, कब प्रथा विधि का रूप ले लेती है। तो इसके बारे में भी दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा विश्लेषणात्मक वालों की, मतलब विश्लेषणात्मक स्कूल की, दूसरी विचारधारा ऐतिहासिक स्कूल की, ठीक है, विचारकों की। तो विश्लेषणात्मक विचारक क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले ग्रे महोदय ने कहा है प्रथा तब तक विधि नहीं जब तक कि वह न्यायाधीश की तर्क बुद्धि द्वारा प्रशासित नहीं की जाती, ठीक है, मतलब कोई भी प्रथा तब तक विधि नहीं होती है जब तक कि वो न्यायाधीश के द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार प्रशासित नहीं की जाती। जब तक कि न्यायाधीश अपनी तर्क बुद्धि से देख नहीं लेता है, प्रशासित नहीं कर लेता है, उसे मान्य नहीं कर देता है, तब तक वो विधि नहीं बनती है, ठीक है। हॉलैंड महोदय कहते हैं, हॉलैंड महोदय के अनुसार प्रथा को विधि मानते हैं, प्रथा न्यायालय द्वारा अंगीकार किए जाने से पहले ही विधि है। उन्होंने बोला है कि प्रथा ही विधि है, ठीक है। ग्रे महोदय का कहना है कि जब तक अपनी तर्क बुद्धि से न्यायाधीश नहीं उसे प्रशासित कर देता है तब तक विधि नहीं है। वही हॉलैंड महोदय मानते हैं कि उन्होंने प्रथा को वैल्यू दी है कि प्रथा ही विधि है, ठीक है, न्यायालय द्वारा अंगीकार किए जाने से पहले ही विधि होती है, ठीक है, उसे अंगीकार किया जाता है लेकिन वो विधि ही है। ऑस्टिन महोदय वही कहते हैं प्रथा के प्रति जो व्यवहार है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत के समान है, ठीक है। ऑस्टिन महोदय के अनुसार प्रथा तब विधि हो जाती है जब वह न्यायालय द्वारा विधिक रूप में अंगीकृत हो जाती है, ठीक है, राज्य शक्ति द्वारा प्रवर्तित होती है, विधिक अनुशास्ति का जामा पहन लेती है, तभी वो विधि मानी जाती है, अन्यथा उसके पहले वो एक नियम होती है, ठीक है। यानी कि आइंस्टाइन के अनुसार क्या है, सबसे पहले न्यायालय द्वारा उसे अंगीकृत मतलब विधिक माना गया हो, ठीक है, उसे राज्य द्वारा प्रवर्तित किया गया हो, न्यायालय ने उसे विधि माना, राज्य ने उसे प्रवर्तित किया, ठीक है, और उसके पीछे अनुशास्ति लगा दी, तो वो विधि है, अन्यथा वो नियम है, ठीक है। अब आते हैं ऐतिहासिक विचारधारा पर। इसके ठीक विपरीत ऐतिहासिक विचारधारा वाले क्या कहते हैं। ऐतिहासिक विचारधारा के जनक थे सैवनी। उनके अनुसार सभी विधियां प्रारंभ में प्रथा हैं, ठीक है, लोकप्रिय विश्वास से उपजती हैं, बनती हैं और बाद में विधि शास्त्र से, ठीक है। सैवनी ने बोला कि प्रथा सभी जो भी विधियां हैं वो प्रथा ही हैं पहले, ठीक है,
वो बाद में फिर लोग उसका लोकप्रिय हो जाती हैं तो विश्वास बनता है तो उपज जाती हैं, मतलब विश्वास लोकप्रिय हैं तो चलती चली आ रही हैं, फिर बाद में विधि शास्त्री उसे ही मान लेते हैं। ठीक है। आधुनिक समाज जो है, मतलब आज के टाइम क्या है, आधुनिक समाज जो है वो आस्टिन के मतों को वैल्यू देता है। ठीक है। प्रथा क्या है आज देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है, ना कि सेवनी से, जिनके अनुसार वे विधि की अंतचेतना का परिणाम है। यहाँ पे एक स्मरणीय बिंदु है कि सेवनी की जो डेफिनेशन है कि विधि अंतचेतना का परिणाम है, विधि अंतचेतना का परिणाम में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं कि आधुनिक कंडीशन क्या है। आधुनिक सोच के अनुसार हम लोग आस्टिन को देखते हैं, ठीक है, ना कि सेवनी को। इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सी विधियाँ देश के अंतर्गत, हाँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो कि मतलब लंबे टाइम से चली तो आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे हितों को, जैसे कि अगर हम दो सोचों को देखें, ठीक है, तो हो सकता है कि एक सोच मान रही है ये चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं मान रहा है कि नहीं ये गलत है, लेकिन बेचारा क्योंकि वो सर्वोपरि है तो उसे पालन करना पड़ रहा है। यानी कि हितों का परस्पर परिणाम, टकराव का, संघर्ष का परिणाम हो सकती है। हो सकता है कि परस्पर उस प्रथा के लिए संघर्ष रहा हो कि ऐसे नहीं करना है, वो कहते हैं ऐसे करना है, तो ऐसी भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं को हम विधियाँ नहीं मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मतलब हमेशा सारी प्रथाओं को विधियाँ नहीं माना जा सकता है। जो आइंस्टीन ने बोली है कि प्रथा जो न्यायालय द्वारा विधिक रूप से अंगीकृत हो, मतलब न्यायालय अपनी तर्क के हिसाब से देखे कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से वो सही है, लागू करना सही है। ठीक है। राज्य शक्ति प्रवर्तित करा दे और उसके पीछे अनुशास्ति लग जाए तो वो विधि है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यायालय इन्हें क्यों स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है, या प्रथा को क्यों स्वीकृति प्रदान करता है। तो डायस महोदय ने भी इसके संबंध में बोला है कि संहिता के अभाव में कभी कभी ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में संहिता नहीं है, कोई भी विधि नहीं है, तो उस कंडीशन में जो प्रथा चली आ रही है उसी के हिसाब से हम संहिता का अभाव है तो चलो ठीक है, इसी रिवाज को फॉलो करते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। ठीक है। वहीं सेकंड चीज़ ये भी होती है क्योंकि स्थानीय लोग जो होते हैं वो उनके व्यवहार में होती है, लोकप्रिय होती है, लोग उसका पालन करते आते हैं, उनकी अपेक्षाएं बन जाती हैं, तो फिर यही सोचा जाता है कि चलो ये ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही ठीक, इसलिए इसे वैल्यू दी जाती है और विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम, यानी कि प्रथा के प्रकार। प्रथा दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है विधिक प्रथा और एक होती है, मतलब इसे दो जगह बांटा गया है, एक होती है विधिक प्रथा, एक होती है अभिसमयात्मक प्रथा। ठीक है। तो विधिक प्रथा क्या होती है? जो विधि का बल स्वतंत्र रूप से रखती है। ठीक है। जो विधिक प्राधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त करती है उसे हम विधिक प्रथा कहते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी होती है अभिसमयात्मक प्रथा। ठीक है, जिसे हम कन्वेंशनल भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है, किसी करार पर निर्भर करती है। ठीक है। किसी करार के अंतर्गत संयुक्त होने पर निर्भर करती है, उसे हम अभिसमयात्मक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि विधिक में हम देखें तो कोई भी लॉ हमारे जो पास होते हैं, ठीक है, और कन्वेंशनल में अगर हम देखेंगे अभिसमयात्मक, तो एक जो करार द्वारा जो प्रथाएं बनती हैं, जो करार द्वारा बनती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनती हैं, जैसे कि एजेंसी हुई, एजेंसी लॉ, नेगोशिएबल लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इत्यादि जो होती हैं, ये आगे चलकर संहिताकरण बन गए। ये सारी अभिसमयात्मक प्रथा के वो हैं, टाइप हैं। ठीक है। अब विधिक प्रथा को देखें तो वैदिक प्रथा भी, इनको दो उसमें बांटा गया है, स्थानीय प्रथा और सामान्य प्रथा। ठीक है। स्थानीय प्रथाएं कौन सी होती हैं? स्थानीय प्रथा यानी जो पर्टिकुलर लोगों में, ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर लोगों में क्षेत्र विशेष पर लागू होती हैं। ठीक है। क्षेत्र विशेष के प्रवर्तन और पालन की प्रथा। जब हम केवल प्रथा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है स्थानीय प्रथा। ठीक है। इसमें जो परिवार विधि होती हैं या जो पंचों की विधि होती हैं, मतलब जो पंच जिस विधि को लागू करते हैं उसे स्थानीय प्रथा माना जाता है। यानी कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, विशेष में प्रचलन होती है, क्षेत्र विशेष में। ठीक है। वहीं सामान्य प्रथा क्या होता है, एक वर्ग विशेष पर लागू होती है, यह विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। ठीक है। राज्य के सभी क्षेत्रों पर यह लागू होती है, इसे हम सामान्य प्रथा कहते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने आज के उसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रथा क्या क्या होता है। प्रथा सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रथा कोई भी लंबे काल से चली आ रही एक रिवाज है, जिसे हम लोग शांतिपूर्वक और दिल से उसका पालन करते आ रहे हैं, जो अनैतिक नहीं है। ठीक है। जो अनैतिक नहीं है, जो युक्ति युक्त है, उसे हम प्रथा कह सकते हैं। ठीक है।
सिंपली बोला जाए तो यही है, ठीक है। इसके 8 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। 8 आवश्यक कौन कौन से हैं? पहला तथ्य है कि ये हमारी स्मरण शक्ति के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसे कुछ केसेस में बोला गया कि इतनी पुरानी होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका आवश्यक तत्व है, यानी कि एक एंटिक्विटी होनी चाहिए, पुराने टाइम से चली हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है निरंतर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ दिन चली, कुछ दिन हट गई, कुछ दिन चली, कुछ दिन हट गई, ठीक है। निरंतर होनी चाहिए। शांतिपूर्ण लोग उसका यूज़ कर रहे हो, शांतिपूर्ण उपभोग होना चाहिए। बाध्यकारी बल रखती हो, ठीक है। निश्चित होनी चाहिए, युक्त होना चाहिए, संविधियों के अनुरूप होना चाहिए, मतलब कोई भी लॉ बनाए तो उसके अनुरूप हो, ऐसा ना हो कि उसके विपरीत चली जाए, ठीक है। वही प्रथा अनैतिक नहीं होनी चाहिए, ओके। ये इसके 8 तथ्य हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो टाइप थे, इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकारों में पहला प्रकार है विधिक प्रकार, ठीक है। दूसरा प्रकार है अभिसमयात्मक प्रकार। विधिक प्रकार जो होता है जो विधि का बल स्वतंत्र रूप से प्राप्त करता है, ठीक है। और जो अभिसमयात्मक प्रकार होता है वो होता है जो करार के अंतर्गत प्राप्त करता है, उसे हम अभिसमयात्मक कहते हैं। तो विधिक के एग्जाम्पल हैं हमारे जो लॉज हैं वो, यानी कि लोकल लॉ वगैरह जो हैं वो, और अभिसमयात्मक के हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, यानी कि एजेंसी, नेगोशिएबल, सेल्स गुड्स एक्ट इत्यादि, ये सब उसके हैं अभिसमयात्मक प्रथा के उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रथा की न्यायिक मान्यता क्या है, ठीक है। किसी प्रथा को न्यायालय मान्यता दे उससे पहले विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय नागरिकों द्वारा और व्यापारियों के द्वारा इसकी पुष्टि होना आवश्यक है, ठीक है। तभी वह न्यायिक मान्यता प्राप्त करती है, सही है। चलो गाइस, इस तरह हमने अपना कस्टम का जो सोर्स का पहला टॉपिक था कस्टम, उसे कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं अपनी सेकंड वीडियो में जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, जो दूसरे तथ्य हैं हमारे कस्टम के अलावा, उनको लेके आएंगे। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेट जो क्विज़ हैं, यानी कि प्रवृत्ति और सोर्स से रिलेट जो भी क्विज़ हैं उन्हें आपके सामने लाऊं। तो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।